लोकल लोगों का दावा था कि पैंगबोचे मॉनेस्ट्री में एक येटी की खोपड़ी रखी है। इसी एक्सपीडिशन के दौरान ये लोग इस मॉनेस्ट्री में जाते हैं और येटी की खोपड़ी का हेयर सैंपल लेते हैं। 1937 के एक साल में टोटल में 7 एक्सपीडिशंस को ऐसे फुटप्रिंट्स मिले थे और इनमें से 2 एक्सपीडिशंस ने येटी देखने का भी दावा किया। असल में येटी की कहानियां हजारों साल पुरानी है और कुछ प्री बुद्धिस्ट एरा की भी कहानियां हैं जो चली आ रही हैं। रेगुलेशंस बनाए जाने का एक मतलब जरूर था। नेपाल और अमेरिका की सरकारों को लगता था कि येटी रियल हो सकता है। अमेरिका वापस लौटने के बाद टॉम स्लिक ने कहा कि शायद 3 तरह के येटी हैं, एक सुपरनैचुरल और 2 रियल। ये मानते थे कि ऐसा कोई जीव एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन 1986 की एक शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके यकीन को हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, साल 2008 की बात है। अरुणाचल प्रदेश में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी का एक मिलिट्री कैंप और उसके लिए सड़क बनाई जा रही थी। यहीं काम करने वाला एक मजदूर यहां से पैदल चलकर लोकल मार्केट तक जाता है। उसके बाद अपना सामान खरीदकर अंधेरा होने से पहले वो मार्केट से वापस ऊपर मिलिट्री कैंप जाने के लिए निकलता है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन वो वापस मिलिट्री कैंप तक पहुंचता नहीं है। पूरी रात भर उसका कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। अगले दिन एक लोकल आदमी उसी रास्ते पर अपने घोड़े के साथ गुजरता है और इस आदमी को ये मजदूर रास्ते के किनारे में बैठा हुआ दिखता है। ये एक बहुत ही अजीब तरीके से बैठा हुआ था। उसे लगता है कि ये मजदूर शायद शराब पीकर बैठा है। वो इस मजदूर की तरफ आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे जब वो पास जाता है तो उसे अचानक से दिखाई देता है इस मजदूर की तो गर्दन टूटी हुई है और ये सांस भी नहीं ले रहा, ये जिंदा नहीं है। पास में उसका मोबाइल फोन और पैसे बिखरे हुए थे। ये कोई चोरी या लूटपाट की घटना नहीं हो सकती क्योंकि पैसे वहीं पड़े हैं। अगर किसी ने चोरी करी होती तो पैसे लेकर जरूर भागा होता। इसकी गर्दन को देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि किसी एक्सीडेंट की वजह से टूटी हो। एक्सीडेंट हुआ होता तो ये नीचे जमीन पर गिरा हुआ मिलता, लेकिन ये तो बड़े ही अजीब तरीके से बैठा हुआ था। बाकी पूरी बॉडी पर और किसी चीज के कोई निशान नहीं थे, सिर्फ गर्दन टूटी हुई थी। बाद में डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि जिस तरीके से गर्दन टूटी है वो किसी भी इंसान के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके लिए बहुत फोर्स चाहिए होगा। इसको किसी जंगली जानवर ने भी नहीं मारा हो सकता क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर किसी भी पंजे के भी निशान नहीं है। कहीं से खून भी नहीं बहा, बस गर्दन टूटी हुई थी जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। लोकल लोग बताते हैं कि जब पुलिस बुलाई गई तो उनको इस लाश के ऊपर एक बाल मिलता है और जब इस बाल को चेक कराया जाता है ये ना तो किसी इंसान का बाल निकलता है और ना ही किसी जानवर का। पुलिस को वहां पर एक फुटप्रिंट भी मिलता है जिसे देखकर लोकल लोग कहते हैं कि ये तो एक फुटप्रिंट है येटी का। लोकल लोगों का कहना था कि जिस जगह पर यह सड़क बनाई जा रही थी उस एरिया में येटी घूमते हैं और उनका मानना था कि इस मजदूर को एक येटी ने मारा है। इस घटना से करीब 11 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 29 अप्रैल साल 2019। इंडियन आर्मी अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करती है। पहली बार एक इंडियन आर्मी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टीम ने मिथिकल बीस्ट येटी के मिस्टीरियस फुटप्रिंट्स देखे हैं। ये 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े हैं। ये 9 अप्रैल 2019 को नेपाल के मकालू बेस कैंप के पास देखे गए हैं और येटी को आज से पहले सिर्फ इस मकालू बारून नेशनल पार्क में देखा गया है। इंडियन आर्मी ने यह भी कहा कि इस एविडेंस को फोटोग्राफ कर लिया गया है और साइंटिफिक इवैल्यूएशन के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को सौंप दिया गया है। आखिर क्या सच्चाई है इसके बारे में? आपने येटी का जिक्र तो बहुत सुना होगा सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ एग्जिस्ट करता है येटी के होने का? क्या ये सही में कोई मिस्टिकल बीस्ट है या सिर्फ कोई जानवर जिसे गलत समझ लिया जाता है? आइए जानते हैं दोस्तों येटी के रहस्य की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। येटी या येती, आपने येटी का फुटप्रिंट देखा है? The huge hairy monster has been spotted walking across Asian mountains from China to the Himalayas. Incredible claim by a respected Oxford researcher. He says he is proof that the Yeti, the abominable snowman of the Himalayas, is in fact real. येटी की सबसे फेमस कहानी है दोस्तों साल 1951 की। ब्रिटिश माउंटेनियर एरिक शिप्टन और उनके साथी सर्जन माइकल वॉर्ड माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें मेनलुंग ग्लेशियर पर बर्फ के बीच पैरों के निशान दिखाई देते हैं। 13 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े। ये इंसानों के पैरों जैसे दिखते थे लेकिन साइज में बहुत बड़े थे। एरिक के पास साइज मापने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं थी तो उन्होंने बगल में एक कुल्हाड़ी रख दी और ये तस्वीरें ली। ये फोटोज इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि दुनिया भर के अखबारों और मैगजीन्स में पब्लिश होती हैं।
दुनिया भर में लोग इससे फैसिनेट होते हैं और इसे येटी के सच होने का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देखा जाता है। इन तस्वीरों के पब्लिश होने के बाद एक रेस शुरू हो जाती है। धरती के कोने कोने से अलग अलग देशों से लोग हिमालय की पहाड़ियों में आते हैं येटी की खोज करने के लिए, इस उम्मीद में कि वो पहले इंसान बनेंगे येटी को खोज निकालने वाले। The search has taken him into some of the most spectacular scenic areas of the world, to breathtaking vistas of natural beauty. लेकिन ये येटी दिखता कैसा है? जिन लोगों ने येटी को देखने का क्लेम किया है उनकी डिस्क्रिप्शंस में कई चीजें कॉमन है। उनके मुताबिक ये एक बड़ा सा एप जैसा क्रीचर है जो साइज में इंसानों से बड़ा होता है। इसके लंबे लंबे आर्म्स होते हैं, काफी पावरफुल छाती और पेट। इसकी हाइट 7 से 8 फीट तक बताई जाती है। इसका वजन 90 से 180 किलो के आसपास। भूटान के लोगों ने बीबीसी को बताया कि चेहरे को छोड़कर इसके बाकी शरीर पर रेडिश ब्राउन या ग्रे ब्लैक कलर के लंबे बाल होते हैं और अपने शरीर को ये मोड़ नहीं सकता, यानी पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। ये सीधा होकर 2 पैरों पर चलता है और जंगलों में ये अपने हाथ पैरों की मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता है। और इनके अनुसार अपने हाथ में ये एक बड़ा पत्थर भी लिए होता है जिसे ये हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। भूटान के लोग जो येटी में मानते हैं उनका कहना है कि आमतौर पर येटी अकेले या जोड़े में दिखाई देते हैं। बहुत रेयरली ये ग्रुप्स में दिखते हैं। ये सीटी बजाकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और इनसे बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है। कभी कभी ये मुस्कुराते और अजीब आवाजें भी निकालते हैं। इनका दिखना बुरे समय और मौत का प्रतीक माना जाता है। कहानियों के अनुसार येटी इंडिया, भूटान, नेपाल और तिब्बत के हिमालयन एरियाज में पाया जाता है। खासकर नेपाल और तिब्बत में ऊंचे बर्फीले इलाकों में ये रहता है। अब दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि येटी का जिक्र हमें 800 साल पुराने एंशिएंट लेजेंड्स में भी देखने को मिलता है और तिब्बतियन एथनिक ग्रुप शेरपास की पुरानी कहानियों में भी ये पाया जाता है। इनफैक्ट जो येटी शब्द है इसका ओरिजिन भी तिब्बतियन भाषा से ही हुआ है। येटी वर्ड आता है शेरपा वर्ड ये तेज से, जिसका मतलब होता है एक क्लिफ ड्वेलिंग बेयर, चट्टानों में घूमने वाला एक भालू। मनी काबूम जो तिब्बत की एक 12वीं सेंचुरी की एक रिलीजियस ग्रंथ है, इसमें इंसानों और येटीज के बीच कनेक्शन की बात करी गई है। एक माइथोलॉजिकल कहानी है जो यहाँ पर मेंशन करी गई है, जिसके अनुसार एक बोधिसत्व मंकी थे जिनको भगवान ने मेडिटेशन करने के लिए तिब्बत भेजा। जब ये मेडिटेशन कर रहे थे तो उसी समय एक राक्षसनी श्रीन मो की नजर उन पर पड़ती है। ये राक्षसनी भी एक फीमेल बुद्धा की अवतार थी। इन्होंने मंकी को कहा कि वो इनसे शादी कर ले, लेकिन मंकी ने कहा कि वो एक ब्रह्मचारी है। तो राक्षसनी ने कहा कि अगर उन्होंने उससे शादी नहीं करी तो वो एक राक्षस से शादी कर लेंगी और उसके बाद उनके मॉन्स्टर बच्चे पैदा होंगे जो सब कुछ खत्म कर देंगे। तो उसके बाद मॉन्की ने राक्षसनी से शादी कर ली। इनके 6 मॉन्की ह्यूमन चिल्ड्रन पैदा हुए। उसके बाद जनरेशंस तक अलग अलग तरह के बच्चे पैदा होते रहे और आखिर में इंसान पैदा हुए। लेकिन पहले की जनरेशंस के लोग फुली इंसान नहीं थे और इनमें से ही एक जनरेशन थी येटी की। इस कहानी के अनुसार येटी और इंसानों के एंसेस्टर्स एक ही हैं, लेकिन येटी पूरी तरीके से इंसान नहीं बन पाए। असल में येटी की कहानियां हजारों साल पुरानी है और कुछ प्री बुद्धिस्ट एरा की भी कहानियां हैं जो चली आ रही हैं। हिमालय में कुछ सोसाइटीज और रिलीजन्स इस हिम मानव की पूजा करते थे। साल 1978 में हिमालय की हिस्ट्री के ऊपर कई सारे स्कॉलर्स ने मिलकर हिमालयन एंथ्रोपोलॉजी नाम की ये बुक पब्लिश करी थी। इस किताब के अनुसार तिब्बतियन रिलीजियस और मैजिकल रिचुअल्स में येटी के पार्ट्स यूज होते आए हैं। इस किताब में कई सारे इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि सदियों पहले भी येटी की कहानियां इतनी फेमस थी कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट साल 326 बीसी में भारत के कुछ हिस्से जीते तो उन्होंने येटी देखने की मांग की थी। लेकिन लोकल लोगों ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि येटी सिर्फ ऊंची पहाड़ियों पर सरवाइव कर सकता है, इसलिए हम लोअर ऑल्टीट्यूड्स पर उसे लेकर नहीं आ सकते। मॉडर्न जमाने में बात की जाए तो येटी जैसा क्रीचर देखने का सबसे पहला मामला साल 1832 में सामने आया। ब्रिटिश नेचुरलिस्ट ब्रायन हॉटसन ने द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में लिखे अपने आर्टिकल में बताया कि उनका सामना एक बड़े नॉन ह्यूमन क्रीचर से हुआ था जो सर से लेकर पैरों तक पूरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था और दिखने के बाद भाग गया। अपने आर्टिकल में इन्होंने इसे एक ओरांग उटान बताया। ओरांग उटान एक्चुअली में एक एप है जो एग्जिस्ट करता है आज के दिन, लेकिन ये इंडिया में नहीं पाया जाता। ये सिर्फ इंडोनेशिया और मलेशिया का नेटिव एनिमल है। इसके बाद साल 1889 में ब्रिटिश आर्मी के फिजिशियन मेजर एल.ए. वैडल जब शिकार करने के लिए हिमालयन ग्लेशियर्स पर गए तो उन्हें वहां कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई दिए।
ये फुटप्रिंट्स ग्लेशियर के ऊपर की तरफ जा रहे थे और एक चोटी पर जाकर गायब हो जाते हैं। ये किसी होमिनॉइड स्पीशीज यानी मोंकी ह्यूमन टाइप एनिमल के फुटप्रिंट थे। होमिनॉइड होमिनिन्स क्या होते हैं इसकी बात डिटेल में मैंने इस वाले वीडियो में करी थी, जहां पर मैंने पूरी एंसेस्ट्री समझाई थी इंसानों, बंदरों और एप्स की। इसी तरह साल 1921 में माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन से लौटे हुए क्लाइंबर चार्ल्स हावर्ड बरी और उनकी टीम ने इंग्लिश अखबार द स्टेटमेंट्स के जर्नलिस्ट को बताया कि उन्हें कुछ बहुत बड़े फुटप्रिंट्स मिले थे। इन फुटप्रिंट्स को लोकल गाइड्स ने महतो कांगमी के पैरों के निशान बताया। इस शब्द का मतलब होता है मैन, बेयर, स्नोमैन, लेकिन उस जर्नलिस्ट ने गलत ट्रांसलेशन कर दी थी इस महतो शब्द की। उसने इसे मैन बेयर लिखने की जगह फिल्दी लिख दिया। फिर बाद में जब ये आर्टिकल छपा तो फिल्दी को एबॉमिनेबल में चेंज कर दिया गया और इसी तरीके से एबॉमिनेबल स्नोमैन शब्द पैदा हुआ, जिसका आज तक येटी के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साल 1937 तक आते आते येटी से रिलेटेड डिस्कवरीज बढ़ गई थी। एक्सप्लोरर H.W. टिलमैन को जेमू ग्लेशियर पर येटी जैसे फुटप्रिंट्स दिखे। इसी साल जेमू ग्लेशियर पर ही 19,000 फुट की ऊंचाई पर ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जॉन हंट ने भी येटी के फुटप्रिंट्स देखे। इस 1937 के एक साल में टोटल में 7 एक्सपीडिशंस को ऐसे फुटप्रिंट्स मिले थे और इनमें से 2 एक्सपीडिशंस ने येटी देखने का भी दावा किया। लोकल हंटर्स, गाइड्स और शेरपाज ने अपनी रिपोर्ट्स में तिब्बतन मोनेस्ट्रीज में येटी के हाथ और खोपड़ी रखे होने का दावा किया। इससे वेस्टर्न लोगों में इंटरेस्ट और बढ़ता गया, लेकिन साल 1930s में किसी भी वेस्टर्न फॉरेन इंसान को नेपाल में घुसने की परमिशन नहीं थी। सिर्फ कुछ ब्रिटिश मिलिट्री के ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स को रिस्ट्रिक्टेड एंट्री अलाउड होती थी। इसके पीछे कारण था नेपाल की उस वक्त की रूलिंग डायनेस्टी राणा डायनेस्टी। ये बाहर का इन्फ्लुएंस नेपाल के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन साल 1951 में सत्ता पलटती है और इसके बाद से फॉरेनर्स का आना आसान बन जाता है। इसलिए साल 1951 की फेमस कहानी होती है एरिक शिप्टन की अगली, जिसमें येटी के फुटप्रिंट्स की ये तस्वीर ली जाती है और दुनिया भर में ये चीज फिर से पॉपुलर हो जाती है। इस एक फोटो के बाद ही था कि कई सारे लोग दुनिया भर के देशों से नेपाल में आते हैं येटी की खोज करने। साल 1953 में ब्रिटिश अखबार डेली मेल अपनी खुद की एक एक्सपीडिशन भेजता है, जिसमें कई सारे जर्नलिस्ट और माउंटेनियर्स शामिल थे। आज के हिसाब से इस एक एक्सपीडिशन पर $1.35 मिलियन खर्च किए जाते हैं। लोकल लोगों का दावा था कि पैंगबोचे मोनेस्ट्री में एक येटी की खोपड़ी रखी है। इसी एक्सपीडिशन के दौरान ये लोग इस मोनेस्ट्री में जाते हैं और येटी की खोपड़ी का हेयर सैंपल लेते हैं। जब इसे एनालिसिस के लिए भेजा जाता है तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ना तो किसी इंसान ना किसी जानवर का है और ना ही ये कोई बाल है। The testing concluded that the hair on the Yeti scalp did not belong to an unknown species or a cryptid creature. उस वक्त के एक फेमस अमेरिकन ऑयलमैन और मिलियनेयर टॉम स्लिक भी अपनी तरफ से येटी की खोज में कई एक्सपीडिशंस करते हैं। 1957, 1958 और 1959 में उन्होंने अरुण वैली समेत ईस्ट नेपाल की घाटियों में येटी की सर्च करी। पहली एक्सपीडिशन में उन्हें 3 येटी के फुटप्रिंट्स मिलते हैं और कुछ बाल मिलते हैं। दूसरी एक्सपीडिशन में ब्लड हाउंड्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें माउंटेन लायंस और बेयर्स पर ट्रेन किया गया था। इन्होंने 4 मोनेस्ट्रीज में जाकर येटी की बताई जाने वाली 2 खोपड़ियों और एक ममीफाइड हैंड को भी स्टडी किया। कई महीनों तक रिसर्च करी इन्होंने इसके ऊपर और अमेरिका वापस लौटने के बाद टॉम स्लिक ने कहा कि शायद 3 तरह के येटी हैं, एक सुपरनैचुरल और 2 रियल। इन्होंने बताया कि एक रियल येटी उस डिस्क्रिप्शन से मैच करता है जो एरिक शिप्टन ने फोटो खींची थी। टॉम स्लिक ने कहा कि वो अभी इन 3 येटीज के बीच रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी फाइंडिंग्स दुनिया के सामने पेश कर पाते हैं, वो एक एयरप्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। ऐसे इन सारी रिसर्च और स्टडीज से याद आया, अगर आप एक स्टूडेंट हो क्लास 4 से लेकर क्लास 12 के बीच के, आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल ट्यूटरिंग की ऐप बताना चाहूंगा, गिनी AI ट्यूटर। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप है जिसमें क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स की सारी CBSE किताबों की नॉलेज है। इस ऐप का AI आपकी क्लास के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज और इवन चैप्टर वाइज आपको ट्यूटर करेगा। पढ़ाई करते वक्त कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का नहीं समझ में आ रहा, आप इससे पूछ सकते हो। खुद को टेस्ट करने के लिए MCQ क्वेश्चंस और ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर कोई साइंस या मैथ्स का सवाल आपको मुश्किल लग रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचकर ऐप पर अपलोड करो और ऐप का AI आपको जवाब बता देगा। इनफैक्ट सोल्यूशन को एक मेथड से
निकालना है या दूसरे तरीके से समझाना है वो भी किया जा सकता है। इस फोटो चैट के अलावा इसमें पीडीएफ चैट का फीचर हो। कंप्लीटली फ्री टू डाउनलोड ऐप है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं iOS के लिए, या फिर ये वाला क्यूआर कोड एंड्रॉइड के लिए। ज्यादातर फीचर्स यहाँ पर फ्री है, हालांकि कुछ फीचर्स पेड है, और पेड वाले फीचर्स भी कोई इतने महंगे नहीं है अगर आप बाकी AI एप्स जैसे कि चैट जीपीटी से कंपेयर करोगे। इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट आधी है, लेकिन जो पीछे से बैकएंड पर AI सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो वही चैट जीपीटी वाला हो रहा है। तो एज अ स्टूडेंट जरूर ट्राई करके देखो, और अगर आप पेरेंट हो किसी स्टूडेंट के तो भी जरूर ट्राई करके देखना। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। येटी की हाइप इस वक्त अपनी चरण सीमा पर थी। कई सारी फिल्में येटी पर बनने लगी, जैसे कि 1954 की द स्नो क्रीचर, 1957 की द एबॉमिनेबल स्नोमैन। इसके अलावा 1958-59 में टिंटिन की एक कॉमिक भी आई जिसमें वो सामना करते हैं येटी से, टिंटिन इन टिबेट। ये कॉमिक बुक आज के दिन तक बहुत पॉपुलर है। ये सारी फिल्में, फुटप्रिंट्स की फोटोज और आई विटनेस अकाउंट्स के कारण येटी की मिथ और मजबूत बनती जा रही थी, और ज्यादा लोग येटी की तलाश करने आना चाहते थे। इस क्रेज को देखते हुए साल 1959 में अमेरिका और नेपाल की सरकारों ने साथ में मिलकर कुछ रेगुलेशंस बनाए। इसमें 3 मेन पॉइंट्स थे। पहला ये कि नेपाल की सरकार कुछ पैसे कमाना चाहती थी इससे। 5000 इंडियन रुपीस की रॉयल्टी फीस रखी गई अगर कोई परमिट लेना चाहता था येटी की खोज करने आने के लिए। दूसरा, येटी को मारने पर बैन लगा दिया गया। अगर आप सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए मार रहे हो तो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से पहले से हमला नहीं कर सकते येटी के ऊपर। नेपाल सरकार ने येटी को जिंदा पकड़ने की अनुमति भी दी, लेकिन ऐसा होने पर इन्हें नेपाल सरकार को सरेंडर करने को कहा गया। तीसरा, येटी के रियल होने से संबंधित रिपोर्ट्स को सबसे पहले नेपाल सरकार को देने और इन्हें प्रेस को देने से पहले सरकार की परमिशन लेने को कहा गया। बड़ी कमाल की रेगुलेशंस थी, लेकिन सबसे कमाल की बात यह थी कि नेपाल सरकार खुद नहीं जानती थी कि येटी असली में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। रेगुलेशंस बनाए जाने का एक मतलब जरूर था। नेपाल और अमेरिका की सरकारों को लगता था कि येटी रियल हो सकता है। इन सरकारी रेगुलेशंस के पास होने के बाद भी ढेर सारे लोग आए नेपाल में और ढेर सारी एक्सपीडिशंस हुई, लेकिन खास तौर पर 3 ऐसे एक्सप्लोरर्स हैं जिनका नाम लिया जाना बनता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा एफर्ट किया येटी का सच पता लगाने में। पहले हैं आयरिश अमेरिकन एक्सप्लोरर पीटर बायन। येटी की खोज में इन्होंने 5 अलग अलग एक्सपीडिशंस में कुल 38 महीने हिमालयाज में गुजारे। इन एक्सपीडिशंस के दौरान ये पैंगबोचे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी गए, जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और जिसमें येटी के हाथ और खोपड़ी रखे होने का दावा है। इस पर रिसर्च करने के लिए उन्होंने मोनेस्ट्री के लामास से हाथ मांगा येटी का, लेकिन येटी का हाथ देने से उन्होंने मना कर दिया, कहा कि ये मोनेस्ट्री के लिए बैड लक होगा। पीटर ने अपनी पूरी कोशिश की लामास को मनाने की, और डोनेशन के बदले येटी की एक हाथ की उंगली उन्हें फाइनली मिल गई। इस उंगली को लेकर ये इंडिया आए और अपने एक्टर दोस्त जेम्स स्टीवर्ट की मदद से स्मगल करा दिया और लंदन पहुंचा दिया। जेम्स स्टीवर्ट की पत्नी ग्लोरिया इस उंगली को अपने लॉन्जरी बैग में छुपाकर लंदन लेकर गई। लंदन में इस उंगली की एनालिसिस करी प्रोफेसर विलियम ऑसमान हिल ने, और पता चला कि ये उंगली एक्चुअली में किसी येटी की नहीं है, बल्कि एक इंसान की उंगली थी। दूसरे एक्सप्लोरर हैं यहाँ पर इटली के लेजेंडरी क्लाइंबर राइनहोल्ड मेसनर। इन्हें दुनिया का ग्रेटेस्ट माउंटेनियर अलाइव माना जाता है। 1986 से पहले राइनहोल्ड अपनी किताबों में येटी को एक बकवास बताकर नकार देते थे। ये मानते थे कि ऐसा कोई जीव एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन 1986 की एक शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके यकीन को हिलाकर रख दिया। ये तिब्बत में शेरपास द्वारा सदियों पहले इस्तेमाल किए जाने वाले एक पुराने रास्ते को फॉलो कर रहे थे और थोड़ा भटक गए थे। तभी कुछ बड़ी और काली सी चीज इनके सामने आई। उन्होंने इसे एकदम सीधा खड़ा होकर इंसान से तेज भागते हुए देखा और पेड़ों के बीच से उछल कूद करते हुए देखा। राइनहोल्ड कहते हैं कि एक समय पर यह सिर्फ 10 कदम दूर था मुझसे, बिना हिले डुले खड़ा था, लेकिन फिर अचानक से गायब हो गया। इसकी लंबाई करीब 7 फुट की थी। इस घटना के बाद दोस्तों राइनहोल्ड येटी से ऑब्सेस्ड हो गए। जिस येटी में ये कभी मानते नहीं थे, उसकी खोज करने में इन्होंने 12 साल लगा दिए। क्या कंक्लूजन निकला फाइनली? इन्होंने कहा कि कोई येटी एग्जिस्ट नहीं करता। पहाड़ों में इंसानों जैसा दिखने वाला कोई एबॉमिनेबल स्नोमैन नहीं रहता है। इन्होंने कहा कि येटी कुछ और नहीं बल्कि एक हिमालयन ब्राउन बेयर है, यानी एक भालू है। इस पर आगे बात करने से पहले मैं आपको तीसरे एक्सप्लोरर के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि हैं डैनियल सी टेलर, एक अमेरिकन इंसान जिन्होंने एक किताब लिखी येटी द इकोलॉजी ऑफ अ मिस्ट्री। इन्होंने भी अपने जीवन के कई साल येटी की खोज में लगा दिए। ये स्पेशली फोकस थे नेपाल की बारुन वैली पर, जहां बहुत घना जंगल है और बहुत बारिश होती है।
ये जंगल इतना घना है कि बहुत कम लोग इसमें घुसे हैं। नेपाल के राजा ने डैनियल टेलर को सलाह दी थी कि अगर येटी की खोज करनी है तो एक खोज इस जंगल में ही करी जानी चाहिए। यहाँ पहुंचने के बाद इन्हें फुटप्रिंट्स मिले जो कि फ्रेश थे और इन फुटप्रिंट्स को देखकर इन्हें यकीन हो गया था कि इन्हें येटी मिल चुका है। लेकिन ये फुटप्रिंट्स भी किसी येटी के नहीं थे बल्कि एक भालू के थे, एक ट्री बेयर। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने देखा कि इन फुटप्रिंट्स में नाखूनों के निशान थे। होमिनॉइड्स में ऐसे नेल्स नहीं होते, इसलिए इन्हें पता लगा कि ये किसी जानवर के फुटप्रिंट्स हैं। कौन सा जानवर था ये पता करने के लिए उन्होंने नेस्ट्स की तलाश करी जिनमें येटी के रहने का दावा किया जाता था। यहाँ उन्हें एक बाल मिला जिसका डीएनए एनालिसिस करा तो पूरा सच सामने आया। ये बाल भालू की एक बहुत ही स्पेशल स्पीशीज का था जिसे नेपाली में रुख भालू कहा जाता है, यानी ट्री बेयर। इन्होंने साल 1951 की एरिक शिप्टन की इस फेमस फोटो को भी एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि ये भालू चलते वक्त अपने पीछे के पैर हमेशा अपने आगे के पैरों के निशान पर रखता है। इसकी वजह से देखकर ऐसा लगता है कि जो भी जानवर यहाँ से चलकर गया है वो 4 पैरों पर नहीं बल्कि 2 पैरों पर चलकर गया है। जब आगे के पैरों के निशान पड़ते हैं जमीन पर तो नाखून दिखाई देते हैं, लेकिन जब पीछे के पैर आकर उन्हीं निशानों पर दोबारा लग जाते हैं तो ये नाखूनों के निशान गायब हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ या मिट्टी इतनी दब जाती है, इतनी गहराई हो जाती है। और अक्सर पीछे के पैर जब आगे के पैर पर ओवरलैप करते हैं तो वो कंप्लीट ओवरलैप नहीं होता, उससे पैरों के जो निशान का साइज है वो टोटल साइज बड़ा दिखने लगता है। लगभग 12 इंच लंबा हो जाता है ये फुटप्रिंट। उन्होंने कहा कि अगर आप ध्यान से इन येटी की फुटप्रिंट्स की फोटो देखोगे तो आपको पिछले पंजों के नाखूनों के निशान फोटो के सेंटर में दिखाई देंगे। तो असल में जो फोटो आप देख रहे हो येटी के फुटप्रिंट की, असल में ये भालू के आगे और पीछे के पैरों के निशान कंबाइंड है। डैनियल टेलर ने कहा कि एक भालू की एनाटॉमी इन निशानों को और क्लियर कर देती है। भालू के बच्चे अक्सर चलते समय अपने अंदरूनी पंजों को दबा लेते हैं, खासकर जब वो खाने के लिए पेड़ों पर चढ़ते हैं। तो ये बर्फ में अंगूठे जैसा निशान बन जाता है जिससे देखने में लगता है कि ये इंसानों के पैरों के निशान हो। इन्होंने ये भी कहा कि जब इन्होंने रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी से एरिक शिप्टन की येटी की फुटप्रिंट्स की फोटो मांगी थी तो इन्हें 2 फोटोज भेजी गई थी। दूसरी वाली फोटो में साफ दिखता है कि ये भालू के फुटप्रिंट्स हैं, लेकिन दूसरी फोटो वायरल नहीं हुई, सिर्फ पहली फोटो को ही अखबारों में छापा गया, मीडिया में फैलाया गया। साल 1939 में जर्मनी की नाजी पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड सीक्रेट मिशन पर तिब्बत आए जूलॉजिस्ट एर्नस्ट शेफर भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि येटी एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ जब स्थानीय लोगों ने उनसे कहा कि ऊपर पहाड़ों में एक येटी रहता है तो वो अपनी बंदूक लेकर ऊपर गए और उसे गोली से मार दिया। एर्नस्ट शेफर के अनुसार जिसे स्थानीय लोग येटी बता रहे थे वो असलियत में एक तिब्बतन भालू था। उन्होंने साल 1992 में अपनी मौत से पहले राइनहोल्ड को एक चिट्ठी लिखकर यह सब बताया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले इंसान एडमंड हिलरी भी कई महीनों तक येटी की खोज करने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचे कि येटी असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता। इन्होंने कहा कि येटी सिर्फ एक मिथ है जो लोगों के सुपरस्टिशन से पैदा हुआ है। येटीज को लेकर कुछ रीसेंट रिसर्च स्टडीज भी करी गई हैं, जैसे कि 2014 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई ये स्टडी। ब्रायन स्काइज नाम के एक जेनेटिसिस्ट ने हिमालय के अलग अलग एरियाज में आए 30 से ज्यादा हेयर सैंपल्स का डीएनए टेस्ट किया। इन सभी को येटी का होने का दावा किया जा रहा था। इनमें से 2 को छोड़कर बाकी सभी सैंपल्स घोड़े या भालू जैसे जानवरों के निकले। जो 2 सैंपल्स बचे वो पूरी तरीके से किसी नोन स्पीशीज से मैच नहीं हुए। हो सकता है कोई ऐसी जानवर की स्पीशीज रही हो जिसे डिस्कवर नहीं किया गया है अभी तक। लेकिन जब बाकी साइंटिस्ट ने इस डेटा को रीचेक किया तो ये पाया कि ब्रायन ने गलती कर दी थी इन 2 सैंपल्स को एनालाइज करने में। असलियत में ये 2 सैंपल्स भी एक नॉन स्पीशीज के ही हैं। हिमालयन ब्राउन बेयर की एक रेयर सब स्पीशीज के हैं। 2017 में न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में एक और ऐसी रिसर्च की गई थी जो फिर से इसी कंक्लूजन पर पहुंची। 9 से ज्यादा एलिजिड येटी के सैंपल्स का डीएनए एनालिसिस किया। इसमें ना सिर्फ बाल बल्कि हड्डियां और दांत भी मौजूद थे। इसमें पाया गया कि 8 सैंपल्स एशियन ब्लैक बेयर्स, हिमालयन ब्राउन बेयर्स या टिबेटन ब्राउन बेयर्स के हैं और 1 सैंपल एक कुत्ते का है। लेकिन उस कहानी का क्या जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी, अरुणाचल प्रदेश में हुआ वो मर्डर। इस कहानी को सुनकर बीबीसी रेडियो के जर्नलिस्ट एंड्रयू बेनफील्ड और रिचर्ड हॉर्सी वहां पर गए और पता करने की कोशिश की क्या सच में इस मजदूर को एक येटी के द्वारा मारा गया था। उन्होंने जब पुलिस एफआईआर को ढूंढा तो पता चला कि उसमें लिखा है कि पुलिस नहीं जानती कि इस मजदूर की मौत कैसे हुई। So it references a dead body that's been found. It says the body has been identified as a man who was working as a laborer. It says that the cause of death is not known. लेकिन इस रिपोर्ट में ना तो येटी का ना ही येटी के फुटप्रिंट्स का कोई मेंशन था।
no mention of a Yeti. इन्होंने उस डॉक्टर को भी ढूंढ निकाला जिन्होंने उस बाल का टेस्ट किया था और कहा था कि ये बाल ना तो किसी इंसान का ना किसी जानवर का है। इन्होंने जब खुद से टेस्ट किया तो पता चला कि असल में कोई बाल है ही नहीं, ये किसी पट्टी या पेड़ का कोई हिस्सा था। So we took it and we sent it for investigation, but they said no, it's not any biological species. It's not an hair, so it was some maybe parts of plant or leaf or something maybe, but not hair. लोगों के मन में ये शक था कि इस मजदूर को येटी ने मारा होगा। ये रूमर जैसे फैला तो लोगों ने अपने पीसेस जोड़ने शुरू कर दिए। आज के दिन इस मिस्ट्री का राज बड़ा साफ दिखाई देता है क्योंकि येटी कहीं दिखाई नहीं देता है। खुद ही सोचकर देखिए, आजकल हम स्मार्टफोन की दुनिया में जीते हैं। पिछले 10-15 सालों से ऑलमोस्ट हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन है, हर इंसान के हाथ में एक कैमरा है। तिब्बत, नेपाल, हिमालय में कितने लोग रहते हैं। अगर येटी सही में एग्जिस्ट कर रहा होता तो एक तो फोटो हमें कहीं दिखनी चाहिए थी। लोगों का येटी जैसी सुपरनैचुरल और माइथोलॉजिकल चीजों में विश्वास अक्सर सोसाइटी और कल्चर से आता है। लोग ऐसी चीजों में मानते हैं क्योंकि बचपन से उन्हें यही कहानियां सुनाई जाती हैं। उनके आसपास के लोग सभी इन कहानियों को दोहराते रहते हैं और बचपन से डाली गई इस बिलीफ और सोसाइटल प्रेशर के चलते बड़े होकर इसे झूठ मानना मुश्किल हो जाता है। एक और कारण है इन मिस्ट्रीज का फैसिनेशन। येटी एक तरह से एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, मॉडर्न सोसाइटी से एस्केप करके नेचर के साथ रहना और आजाद रहना। आज के दिन की बोरिंग कॉर्पोरेट कंज्यूमरिस्ट दुनिया से ऐसी कहानियां हमारे अंदर के डिजायर, क्यूरियोसिटी और फैसिनेशन को उभर कर आने का मौका देती हैं। लेकिन पता है क्या दोस्तों, अगर आपको अपने अंदर की फैसिनेशन और क्यूरियोसिटी को ही जगाना है तो उसके लिए ऐसी झूठी कहानियों में यकीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी ही चीजें हमारी असली दुनिया में भी मौजूद हैं। हिमालय की जिन पहाड़ियों में लोग येटी को ढूंढ रहे हैं वहीं पर स्नो लेपर्ड्स मौजूद हैं। आज सिर्फ 4000 के करीब स्नो लेपर्ड्स बचे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से वो भी खतरे में है। दुनिया की पॉसिबिलिटीज अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक्सपर्ट्स का एस्टिमेशन है कि आज के दिन जितने भी स्पीशीज धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, साइंटिस्ट अभी तक सिर्फ 10 से 20% को ही डॉक्यूमेंट कर पाए हैं। हर साल अभी भी ढेर सारे नए प्लांट और एनिमल के स्पीशीज पाए जाते हैं। साल 2020 में म्यांमार के घने जंगलों में साइंटिस्ट ने एक नए बंदर की खोज करी। पोपा लंगूर, फोटो में देखिए ऐसा लगता है कि चश्मे पहन रखे हो इसने। ये स्पीशीज 10 लाख सालों से धरती पर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में सिर्फ 4 साल पहले पता चल पाया। इनकी टोटल पॉपुलेशन 200 से भी कम। ढूंढते ही इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया। पिछले साल 2023 में अंगोला देश की सेकंड हाईएस्ट पहाड़ी पर बिना पैर वाली छिपकलियों की ये नई स्पीशीज मिली। इन छिपकलियों को स्किंक्स कहकर बुलाया जाता है क्योंकि ये दिखने में सांप जैसी होती हैं। इसकी आईलिड्स मूव कर सकती हैं जो सांप की नहीं कर सकती। 2024 में समुद्र का जो मिडनाइट जोन है, सरफेस से 3300 से लेकर 13000 फीट नीचे तक, वो वाला एरिया समुद्र का जहां कोई सनलाइट नहीं पहुंच पाती, वहां साइंटिस्ट को एक ये नया जीव मिला, ग्लोइंग मिस्ट्री मॉलस्क। इसका शरीर ट्रांसपेरेंट है, पानी में ये इनविजिबल हो जाता है, लेकिन इसके ऑर्गन्स दिखते हैं और ये अपनी मर्जी से बल्ब की तरह चमक भी सकता है। हर साल समुद्र के नीचे ढेरों नए एनिमल के स्पीशीज पाए जाते हैं। Biologists have found a wealth of new species. New glowing species discovered in the deep sea. Sea expedition reveals over 100 new species. और जो जानवर येटी के सबसे ज्यादा करीब था वो है ये जाइगैंटोपिथेकस। ये 10 फीट लंबा जानवर दिखने में बिल्कुल येटी जैसा लगता है। इसकी हाइट भी 10 फीट के अराउंड है। एक एप था ये। साइंटिस्ट का कहना है कि 2 मिलियन साल पहले से लेकर 2 लाख साल पहले तक रहता था। इसका वजन 200-300 किलो के बराबर रहा होगा। पूरी बॉडी बालों से ढकी हुई है। 2 पैरों पर ये चल सकता होगा और इंसानों से इसके साइज का कंपैरिजन देख लीजिए। क्योंकि इसके फॉसिल्स हिमालय की पहाड़ियों के काफी करीब पाए गए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 लाख साल पहले जो इंसान रहा करते थे उन्होंने इस जानवर को देखा हो, इससे इंटरैक्ट किया हो और इस जानवर की कहानियां पास ऑन करी हो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, और वही कहानियां बाद में जाकर मॉडिफाई हो गई हो और येटी की फोक टेल्स बन गई हो तिब्बत में। आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। एक कोट मैं आपको आखिर में दिखाना चाहूंगा। वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर व्हाट वी कैन नॉट हैव एंड इन डूइंग सो निग्लेक्ट द ट्रेजर्स ऑलरेडी इन आवर ग्रास्प। हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसा करने से जो खजाने हमारे पास ऑलरेडी हैं हम उन्हें भूल जाते हैं। तो येटी की कहानियों से ज्यादा हमें उन स्पीशीज की कहानियों पर फोकस करना चाहिए जो आज अभी भी जिंदा है। उनकी फिक्र करना, उन्हें बचाए रखना ताकि हम कहीं उन्हें खो ना दें।
गिनी एआई ट्यूटर को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो ये वाला भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने बात करी है इंसानों के एंसेस्टर्स की। बंदरों से इंसान बनने का जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो एग्जैक्टली कैसे हुआ था, दुनिया में पहला इंसान कब और कहां से आया था, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।